तो जर्नल जो स्टार्टिंग चैप्टर है उसमें परचेज सेल, सबसे पहले कैपिटल पूंजी इन्वेस्ट किया है ना, एक्सपेंसेस किया, ये रेगुलर बेसिक जर्नल एंट्री आ गई। अब एक अगला कदम और लेते हैं हम, वो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन। हाँ, बैंक में कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, और उसमें तीसरा चैप्टर है डिस्काउंट कैसे किया जाता है, तो उसकी एंट्रियाँ थोड़ी अलग है, हटके है ना। और जनरल में पहले सिंपल एंट्री होती है, दूसरी कंपाउंड एंट्री होती है। ठीक है, सिंपल एंट्री जिसमें एक तरफ डेबिट रहेगा एक तरफ क्रेडिट रहेगा, वो सिंपल जर्नल एंट्री है ना। और किसी में एक तरफ डेबिट रहेगा और क्रेडिट साइड दो अकाउंट रहेंगे, या डेबिट साइड दो तीन अकाउंट रहेंगे, क्रेडिट साइड एक ही अकाउंट रहेगा, तो उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग एंट्री करेंगे तो जो सेम एक साइड सेम अकाउंट रहता है ना। जैसे परचेज फ्रॉम ए तो परचेज टू ए, फिर परचेज फ्रॉम बी तो परचेज टू बी, फिर परचेज फ्रॉम सी तो एंट्री क्या होगी, परचेज टू सी। तीनों में ए बी सी क्रेडिट रहेगा, लेकिन डेबिट में तीनों साइड परचेज ही रहेगा। ठीक है, तीनों साइड परचेज कॉमन है ना, तो ए से 100 रुपये, बी से 200 रुपये, सी से 300 रुपये का आपने माल ख़रीदा। ठीक है, तो उसकी कंपाउंड एंट्री कैसे हो जाएगी, परचेज टू ए टू बी टू सी, परचेज एक ही रहेगा। तो ए बी सी में तो 100 200 और 300 आएगा, तो उसका टोटल जो रहेगा 600 रुपये परचेज में एक साथ चला जाएगा, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, संयुक्त है ना। उसके बाद ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन आते हैं। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे मैं आपको पैसे दूँ तो कैश अकाउंट है ना, आपको अकाउंट डेबिट करूँगा टू कैश करूँगा। अब वही आपको चेक से दूँ या ऑनलाइन दूँ, तो अब पैसे आपके पास कहाँ से आए, अभी मेरे पास आए, आप मेरे से आए तो कैश अकाउंट रहेगा, है ना। और अगर बैंक से मिलेंगे तो कैश की जगह बैंक आ जाएगा, है ना। बाकी बेस वही है। तो बैंक क्या है, दो पार्टियों के बीच एक चैनल है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट पैसे दूँ, उसमें बैंक के माध्यम से दूँ। मैं पहले बैंक में पैसे जमा करूँ, फिर बैंक से आपको दूँ, तो अब दो एंट्रियाँ हो जाएगी, है ना। और डायरेक्ट में एक ही एंट्री होगी, आपका अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर बैंक में हुआ तो पहले बैंक में जमा करूँगा तो बैंक अकाउंट टू कैश, फिर आपको दूंगा तो आपका अकाउंट टू बैंक हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ होती है। तो देखो पहला सिचुएशन है ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिटेड इन ओपनिंग एन अकाउंट। अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं अकाउंट खोलने के लिए, तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, यानी बैंक रिसीवर है और कैश जा रहा है। कुल मिला के बैंक खाता खोल रहे हैं तो बैंक में अकाउंट पैसा जमा हो रहा है ना, तो बैंक टू कैश। ठीक है, फिर कैश विड्रॉ, अगर बैंक से पैसा निकाला तो इसकी एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब कैश आ रहा है और बैंक गिवर है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, कंपनी है याद रखना, और कैश रियल है। ठीक है, तो कैश आ रहा है, तो ये दोनों एंट्रियाँ एक दूसरे के अपोजिट। तो बैंक में या तो हम देते हैं या तो लेते हैं, तो दोनों केस में दोनों सिचुएशन देखना, एंट्रियाँ अपने आपस में एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। तो ये नगद जमा किया और नगद निकाला, क्लियर है। अब अगला क्रम करते हैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ में कैश की जगह ड्राइंग आ जाएगा। और यहाँ कैश क्यों आता है, ऑफिस यूज़, ऑफिस के पैसे बैंक में जमा करते हैं और ऑफिस के लिए निकालते हैं, तो बैंक टू कैश और कैश टू बैंक। लेकिन अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो गिवर तो बैंक है ही, बैंक ठीक है, लेकिन यहाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट आ जाएगा। ठीक है, अगला, अगर हम किसी पार्टी को चेक से पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अभी ऑनलाइन होता है, पहले चेक होता था। ठीक है, दोनों का बेसिक सेम है, दोनों में कुल मिला के हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ वही चीज़ आ जाएगा। तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो रिसीवर, तो राकेश को पैसा दे रहे हैं तो राकेश डेबिट, और वह पैसा हमारे बैंक से जा रहा है। यहाँ हमने पहले में जमा किया था, ये पैसा जो जमा किया है वही हमारे बैलेंस में से राकेश को दे रहे हैं, तो यहाँ रिसीवर हुआ, यहाँ बैंक गिवर हो गया, राकेश को पैसा बैंक से जाएगा, तो यहाँ बैंक तो राकेश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे ऊपर पेमेंट करते समय चार्ज भी लगता है ना, तो ये पार्टी विकास अकाउंट, ये बैंक चार्ज अकाउंट टू बैंक। अगर चार्ज नहीं लगा तो पार्टी टू बैंक, अगर चार्ज लगा तो चार्ज भी हमारे अकाउंट से कटेगा, तो पार्टी अकाउंट विकास बैंक चार्जेस टू बैंक। ठीक है, यहाँ बिना चार्ज का है, यहाँ चार्ज लग रहा है। ठीक है, आ रहा है ख्याल में। आगे बढ़ते हैं, अगर हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया बैंक से, तो अभी तक क्या करते थे, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश करते थे। अगर उसी की जगह हमने ऑनलाइन किया या चेक से पैसा दिया तो एक्सपेंसेस अकाउंट टू बैंक। अब यहाँ एक्सपेंसेस कोई भी हो सकता है, तो यहाँ रेंट टू बैंक है। ठीक है, फिर तीसरा, अगर आपके अकाउंट से बैंक चार्ज कटा, पैसा कटा, बैंक से कटता है ना पैसा, किसी कारण से कटता है, अलग अलग चार्ज से कटता है ना, तो वहाँ बैंक चार्ज आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट डेबिट, और पैसा बैंक से ही निकला आपके अकाउंट से। इस केस में बैंक ही गिवर है, क्योंकि बैंक आपके खाते से निकाल रहा है पैसे, है ना। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है।
भाई बैंक चार्ज बैंक काट रहा है तो बैंक गिवर कैसे हुआ? बैंक इसलिए गिवर हो कि आपके खाते से पैसा निकल रहा है, तो चार्ज देने वाला भी बैंक है और काटने वाला भी बैंक है, दोनों केस में। तो यहाँ जो बैंक चार्ज कट रहा है ना, आपके खाते से कट रहा है। अगर आप जमा नहीं कर रहे हो बैंक में पैसा, आप जमा कर रहे हो तो बैंक टू कैश। और बैंक चार्ज में आप सोचो, अगर बैंक चार्ज में हम पैसे दे रहे हैं, बैंक चार्ज दे रहे हैं, जैसे यहाँ रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो बैंक टू कैश या सैलरी टू कैश और रेंट टू कैश होता है। अब बैंक चार्ज कट रहा है तो बैंक चार्जेस टू कैश, ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ बैंक आ रहा है क्योंकि आपके खाते से ही पैसा कट रहा है, तो देने वाला भी बैंक है। नॉर्मली लगता है कि बैंक चार्ज है तो बैंक रिसीवर है, हम पैसा चार्ज दे रहे हैं, बट यहाँ आपके खाते से काट के एक्सपेंसेस पे जा रहा है आपका पैसा। हाँ, कट के फिर बैंक चार्ज के रूप में आपका बैलेंस कम हो रहा है यहाँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पार्टी ने हमको चेक दिया, यहाँ हमने पार्टियों को चेक दिया था, तो उस केस में पार्टी रिसीवर थी, बैंक गिवर था। तो यहाँ पर बैंक टू राहुल, मतलब राहुल हमको पेमेंट कर रहा है अब, तो उसको हम बैंक में जमा कर रहे हैं, या राहुल हमारा ऑनलाइन बैंक में पैसा जमा कर रहा है, जैसे यहाँ हमने निकाला था। यहाँ हम दे रहे थे तो पार्टी टू बैंक, यहाँ हमको पार्टी दे रही है तो बैंक टू राहुल, बैंक टू पार्टी, ठीक है। अब यही चीज़ होती है कि इसमें क्या हुआ, उसने आज चेक दिया, आज ही ऑनलाइन से पैसा हमारे बैंक में आ गया। एक ही में होता है आज पैसा दिया और अगले दिन हमारे अकाउंट में आया, दिया आज है तो उस केस में पैसा बैंक में तो गया नहीं ना, तो उस केस में कैश टू पार्टी लिखेंगे। दिया उसने चेक है तो उस केस में कैश टू पार्टी लिखेंगे। फिर वो चेक हम अगले दिन, जैसे सपोज बैंक बंद होने के बाद वो पैसा देगा तो कहाँ से आएगा उस दिन हमारे खाते में, लेकिन हमको अपना खाता तो मिलाना पड़ेगा कि इसी से पेमेंट मिला, तो इसलिए उस चेक को भी हम कैश ही लिखेंगे, ठीक है। वैसे आजकल ऑनलाइन से पहले बैंक बंद रहे तो भी पैसा आ जाता है, तो उस केस में आपको ये एंट्री लेनी, ख़त्म बात। लेकिन अगर चेक मिला है लेकिन बैंक में नहीं गया है लेकिन हमको मिला है, उस केस में उसको फ़िलहाल कैश लिखना है, टेम्प्रेरी कैश टू पार्टी, ठीक है। फिर वो अगले दिन आप जमा करोगे बैंक में, तो फिर यहाँ बैंक आ गया और ये जो कैश डेबिट था उसको वापस आपने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो उस केस में दो एंट्री होगी, एक पेमेंट मिलने की, चेक मिलने की, और दूसरा चेक को डिपॉजिट करने की। दोनों का मीनिंग सेम ही है। देखो यहाँ पर कैश डेबिट था, कैश क्रेडिट था, अल्टीमेटली बैंक अकाउंट टू अंकुर हुआ, ये देखो बैंक डेबिट टू अंकुर हुआ, ये देखो, और यहाँ भी बैंक टू राहुल है, सेम है। तो दो एंट्रियों का भी मतलब सेम है। यहाँ कैश डेबिट हो गया, कैश वापस क्रेडिट हो गया, अल्टीमेटली बैंक टू पार्टी हो गया, और यहाँ डायरेक्ट है बैंक टू पार्टी, ठीक है। अब अगर ये चेक बाउंस हो जाता है तो फिर वापस पार्टी टू बैंक, जिनसे मिला था। अगर चेक वापस आ गया किसी वजह से तो एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। डिपॉजिट चेक डिसऑनर, ठीक है। तो जैसे ये हमने राकेश टू बैंक किया, अगर ये चेक वापस हो गया तो बैंक टू राकेश हो जाएगा, ठीक है। रेंट टू बैंक किया था, अगर चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, वापस आ गया तो बैंक टू रेंट हो जाएगा, ठीक है। बैंक चार्जेस डिसऑनर नहीं होता है। बैंक टू राहुल है, अगर चेक बाउंस हो गया तो राहुल टू बैंक हो जाएगा। ट्रांजेक्शन अपोजिट, एंट्री भी अपोजिट, आया ख्याल में। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट में। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो जैसे बैंक चार्ज कटा था वैसे बैंक इंटरेस्ट कटेगा, आपके खाते से कटेगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, अगर आपके जमा पे बैंक इंटरेस्ट देगा तो उस केस में बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव। हाँ बेटा, एक में बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है और इसमें इंटरेस्ट दे रहा है। हाँ, तो ले रहा है तो आपके खाते से कम कर रहा है, और दे रहा है तो आपके खाते में जोड़ रहा है। बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट आपकी इनकम हो जाएगी, क्रेडिट हो गया, नॉमिनल अकाउंट है, और बैंक रिसीवर है तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सेम वैसे ही जैसे काटते हैं तो आपके खाते से निकाल लेता है, वैसे अगर देता है तो आपके खाते में बैंक जमा कर देता है तो बैलेंस बढ़ता है, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान अगर बैंक से करते हैं तो वही है नॉमिनल अकाउंट, है ना। लाइफ इंश्योरेंस के केस में पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये डेबिट हो जाएगा और अब पैसा बैंक से जाएगा। तो जब भी हम बैंक के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो बैंक गिवर है, तो उस केस में हमेशा बैंक क्रेडिट रहेगा, और जब भी हमारे अकाउंट में पैसा आएगा तो उस केस में बैंक रिसीवर है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। अब ये देखना है कि सामने क्या आता है ना। वो इंटरेस्ट हो सकता है, वो रेंट हो सकता है, वो पेमेंट हो सकता है, वो चेक बाउंस हो सकता है, वो कैश डिपॉजिट होता है, वो कैश विड्रॉ हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमको एक ही चीज़ देखना है कि बैंक में पैसा आया या बैंक से पैसा निकला।
तो बैंक में पैसा आया किसी सूरत में तो बैंक डेबिट होगा, अगर बैंक से पैसा निकला तो बैंक क्रेडिट होगा। और सामने जो है डिपेंड करता है कि वो क्या है, क्या सिचुएशन है, वो रेंट है कि वो पार्टी है कि वो एक्सपेंसेस है कि वो प्रीमियम है कि वो इंटरेस्ट है कि लोन है। बट एक चीज़ समझने की है कि बैंक से गया तो बैंक गिवर है तो बैंक क्रेडिट करेंगे, बैंक में आया तो बैंक डेबिट करेंगे। ठीक है, सरल है। ठीक है, तो यहाँ बैंक में कंपनी से डायरेक्ट लाभांश आता है, डिविडेंड। कई लोग हमारे खाते में डायरेक्ट पैसा जमा करते हैं, हमारा खाता नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में बैंक डेबिट, और जिस मद में पैसा आया ये अंशों पे लाभांश मिलता है, शेयर पे प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं, है ना। ये बैंक लोन चुका है हमने, अभी एक एंट्री लिया आपने, बैंक लोन टू कैश, ये वो एंट्री है। ठीक है, अगर बैंक से कटा तो बैंक लोन टू बैंक लोन का पैसा अगर बैंक से कट जाता है तो बैंक लोन टू बैंक। जैसे चार्जेस कटता है, जैसे इंटरेस्ट कटता है, तो वैसे लोन भी कटता है। ठीक है, और अगर आप कैश से लोन जमा करते हो तो बैंक लोन टू कैश। ठीक है, अब आपके 2 बैंकों में खाते हैं सपोज। ठीक है, आपको एक बैंक से, जैसे यहाँ पीएनबी का एग्जांपल दिया और एसबीआई का एग्जांपल दिया, है ना। अब आपको पीएनबी से पैसा किसी को देना है और पीएनबी में बैलेंस नहीं है, लेकिन बैलेंस पड़ा है एसबीआई में, तो एसबी से आप ट्रांसफ़र करके पीएनबी में लाओगे, तो पीएनबी रिसीवर हो गया और एसबीआई गिवर हो गया। तो जब इसमें पैसा पड़ा है, अब इसमें पैसा आ गया बैलेंस, इससे आप उसको पेमेंट करो। इसका तो डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत कैसी है। ठीक है, तो फंडा क्लियर है। बैंक के माध्यम से या तो हम देते हैं या तो लेते हैं, या तो बैंक में कैश जमा करते हैं या निकालते हैं, या थर्ड पार्टी को या एक्सपेंसेस को या लोन को या इंटरेस्ट को हम भुगतान करते हैं, तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। और भुगतान कर रहे हैं, पैसा बैंक से जा रहा है, तो सारे केसेस में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा कोई भी हमको पेमेंट करता है उसको बैंक में जमा करते हैं, तो उस केस में बैंक रिसीवर हो जाएगा, तो हमेशा बैंक उस केस में डेबिट रहेगा। और क्रेडिट में जिस मद में आया है पैसा, इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट, है ना, और क्या बोलते हैं, रेंट मिला है तो रेंट, डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड। ठीक है, जैसा सिचुएशन रहेगी, जैसा ट्रांजैक्शन रहेगा वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा हमारे बैंक में जमा हो रहा है ना। तो इनकम के केस में बैंक रिसीवर है, पैसा जमा हो रहा है, तो सारे इनकम के केस में बैंक डेबिट होगा। और एक्सपेंसेस के केस में, पेमेंट के केस में पैसा बैंक से जा रहा है, तो इन सारे केसेस में बैंक क्रेडिट होगा। और डेबिट जो है जिस खाते में जा रहा है, जिस मद में जा रहा है, उसके हिसाब से डेबिट करेंगे। तो तुलनात्मक करना है। और चेक बाउंस होगा तो जो चेक दिया था या लिया था उसका जस्ट अपोजिट एंट्री होगा। क्लियर है। अब इसके एग्जांपल लीजिए, सॉल्व्ड भी, अनसॉल्व्ड भी, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, गुड लक।